Hello students, welcome to our study channel. Here we have a class 11th biology first chapter, the living world. But before that, we will study the brief introduction about the unit number 1 and a great scientist Ernest Mayr. So let's start our journey together from diversity in the living world. तो हम चैप्टर को शुरू करने से पहले जो यूनिट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट डज दिस डाइवर्सिटी मीन? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, डिफरेंसेस। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन या फिर डिफरेंसेस इन द लिविंग वर्ल्ड एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें काफ़ी वेरिएशंस हैं, सभी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं बाय मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी। स्ट्रक्चर्स में, फंक्शन में, शेप एंड साइज़ में दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इसी वेरिएशन के बारे में हम इस यूनिट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। Biology is the science of life forms and living processes. Biology is the science of life forms and living processes. बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ और उसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms. ये जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, इस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, शेप, फंक्शंस एक्सेट्रा. Every man could easily perceive the difference between the inanimate matters and the living organisms. जब भी हम किसी इनएनिमेट मैटर को देखते हैं या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कोई भी लिविंग मैटर या फिर नॉन लिविंग मैटर, जब हम उनको देखते हैं तो हम सीधा उसको देख के ही बता देते हैं कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी कि जब हमारे पास कोई नॉन लिविंग मैटर होता है, जैसे कोई टेबल है हमारे पास, चेयर है, बुक है, तो हम जानते हैं कि इसमें लाइफ नहीं है, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखता है, फॉर एग्जांपल काऊ दिखता है, ह्यूमन बींग्स, कैट, रैबिट्स, एलिफेंट्स, जब हम इनको देखते हैं या कोई ट्री देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। इन एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को देख के ही हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इसमें लाइफ है या नहीं, बहुत ही ईजी मैनर में। Early man defined some of the inanimate matters like wind, sea, fire, etc. अर्ली मैन्स के हिसाब से जो इनएनिमेट मैटर यानी कि जो नॉन लिविंग मैटर्स हुआ करते थे वो क्या क्या थे? विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। बट उनको ये नहीं समझ आता था शुरू में कि कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन लिविंग मैटर है, वो ऐसा मान लेते थे। जैसे कुछ प्लांट्स हैं या फिर कुछ एनिमल्स हैं, वो फिक्स रहते हैं ना अपने प्लेस पे, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अर्ली मैन्स को लगता था कि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसमें लाइफ नहीं है, सो दे कंसिडर देम एज इनएनिमेट मैटर्स. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. Early mans को काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनसे उनको डर लगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर से अर्ली मैंस को डर लगता था। वाटर, जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ पे उनको दिखे, जैसे रिवर में या फिर ओशंस में, तो उनको डर लगता था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगैन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो ह्यूमन हिस्ट्री में जब हम लोग स्टडी करते हैं ना कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो ह्यूमन का रेस आज हमें दिख रहा है ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसकी ऑरिजिन क्या थी, तो ये काफ़ी बाद में शुरू हुआ। जो स्टडी ऑफ ह्यूमन था वो काफ़ी बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले अर्ली मैन थे, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होते होते एडवांसमेंट आ गई ह्यूमन बींग्स में, तो ये जो ओरिजिन था वो काफ़ी बाद में स्टडी होना शुरू हुआ. सोसाइटीज़ विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई साइंस में और टेक्नोलॉजी में, तो धीरे धीरे जो ये स्टडी थी वो आगे बढ़ती गई और लोगों को ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पता चलता गया. And next, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification. तो जैसे जैसे ये एडवांसमेंट होती गई तो 3
इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आए जिसका इवोल्यूशन हुआ, या फिर आप कह सकते हो उसका इन्वेंशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इन 3 तरीके से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। द बिगेस्ट स्पेन ऑफ such studies was the recognition of sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically। जो living organisms थे उसके बीच में हम similarities को compare कर पाते हैं, है ना, horizontal way में या फिर vertical way में। तो जो organisms पाए जाते हैं आज, उनमें कुछ ना कुछ relationship होता है, मे बी उनके ancestors common निकलते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? उनके similarities और differences को study करके। जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं हम उसको हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल मैनर में स्टडी कर सकते हैं। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth। जब हम स्टडी करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स की, तो हमें पता चलता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज हमें दिख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। मे बी उनके एंसेस्टर्स सेम थे जो अब नहीं है, एक्सटेंट हो गए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि आज भी जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है। Was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। धीरे धीरे ह्यूमंस को पता चली कि जो नेचर है, एनिमल्स हो गए या फिर जो प्लांट्स हो गए, इसे हमें कंजर्व करना चाहिए फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये जो यूनिट 1 है ना, इसमें 4 चैप्टर्स हैं टोटल। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका मेन थीम यही होगा कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना सीख सके। तो यूनिट 1 के अंदर हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमें लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 इज़ एनिमल किंगडम। तो इन सारे चैप्टर्स में बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से? एक टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। टैक्सोनॉमिस्ट किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑन दिस ऑल्सो। Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany। अर्नेस्ट मेयर जो थे उनका जन्म जर्मनी के कैम्पटन सिटी में हुआ था ऑन 5th जुलाई 1904। इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, यानी उनका जो डिपार्टमेंट था वो इवोल्यूशन था, वो इवोल्यूशंस के बारे में स्टडी करते थे। हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोला जाता था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। वो टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक गिने जाते थे। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953। सो 1953 में उन्होंने हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस, यानी उन्होंने हार्वर्ड्स फैकल्टी में आर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया था इन 1953 में। एंड ही रिटायर्ड इन 1975। 1975 में वो रिटायर हो गए, इज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। जब वो रिटायर हुए तो उनके ऑनर में उनको एक टाइटल दिया गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड Alexander Agassiz Professor of Zoology Emirates। Throughout his nearly 80 years of career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology। अपने लगभग 80 ईयर्स के करियर में उनका जो स्टडी होता था वो ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ, इस पे फोकस्ड रहते थे। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। उनका जो रिसर्च हुआ करता था या फिर वो जो स्टडी करते थे, तो उसका जो मेन फोकस होता था वो ये था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का पता कैसे लगाएं, है ना। ये जो ऑर्गेनिजम्स है आज हमारे आंखों के सामने,
इसका जो ओरिजिन हुआ, जो उत्पत्ति हुई, वो कहाँ से हुई, इसका वो खोज करते थे, स्टडी करते थे. ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज. तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन है आज हमारे पास, वो किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने ही सबसे पहले दिया था. मेयर वाज अवॉर्डेड 3 नोबेल प्राइजेज वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. इनको 3 नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, इसीलिए इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं. द फर्स्ट प्राइज़ वाज बाल्जन प्राइज़ इन 1983. पहला प्राइज़ उनको 1983 में मिला था, विच वॉज कॉल्ड बाल्जन प्राइज़. दूसरा प्राइज़ उनको 1994 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी. और जो तीसरा प्राइज़ था वो 1999 में मिला, दैट इज़ क्रेफोर्ड प्राइज़. तो इस 3 प्राइज़ की वजह से उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी टाइटल दिया गया. द फर्स्ट वन वॉज बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज़. मायर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004. तो मायर जो थे उनका डेथ कब हुआ? एट द एज ऑफ 100. लगभग 100 साल उन्होंने जिया और इन द ईयर 2004 उनका डेथ हो गया. सो हाँ, यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर की जो पूरी लाइफ ग्राफ है, या फिर हम उसको लाइफ स्पैन कह सकते हैं, वो 1904 से लेके 2004 तक का था. यानी इन्होंने लगभग 100 साल की ज़िंदगी जी, है ना. सो ही वॉज़ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. इन्होंने हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बताया. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली. अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.